नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा सवाल इस समय राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ क्या 2019 में नहीं रुक पाएगा। कम से कम कई राजनेता इस ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग बहुत तेजी से उठने लगी है। और तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे लक्ष्य जो रखे हैं वो 2022 को ध्यान में रखते हुए रखे हैं। तो सवाल यह है, क्या गैर भाजपावाद को इस जीत के बाद बढ़ावा मिलेगा? और अगर गैर भाजपावाद नाम का कोई बड़ा अलायंस इस देश में बनता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? और कांग्रेस इस अलायंस में रहकर किस भूमिका में होगी, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला, समाजवादी पार्टी से अनिल यादव, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड से, मेरे साथ मौलाना अतर हुसैन दहलवी मुस्लिम धर्मगुरु, राहुल देव सीनियर जर्नलिस्ट, राजीव मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट। इससे पहले हम शुरुआत करें, आइए नजर डाल लेते हैं कि देश के ज्यादातर भूभाग में बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसार रही है, वही कांग्रेस लगातार कमजोर होती रही है। लेकिन ये जो आवाजें उठ रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ बाकी राजनीतिक दलों को एक छत के नीचे आना होगा, क्या ये मुमकिन है भारतीय राजनीति में? देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार। मोदी की आंधी को कैसे रोकेगा विपक्ष? इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी को भारतीय सियासत में वो कद हासिल हो चुका है जो कभी इंदिरा गांधी का हुआ करता था। मोदी को रोकने के लिए एक ही उपाय सूझ रहा है विपक्ष को, और वो है गठबंधन का बिहार फॉर्मूला। गठबंधन कम से कम महागठबंधन बनाना चाहिए यदि हमें जनता की जो भावना है जो कि मोदी के खिलाफ है उसका परिवर्तन को इस्तेमाल करते हुए हम सीट के लिहाज से भी जीते। मणिशंकर अय्यर बिहार की तर्ज पर ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस महागठबंधन की पहल कम ही होती थी, लेकिन सियासत की जरूरत ऐसी है कि कांग्रेसी नेता इसकी वकालत करने लगे। बिहार में महागठबंधन के अहम सहयोगी भी इसमें हामी भर रहे हैं। हमारा महागठबंधन जीता। बिहार का फॉर्मूला ही देश का फॉर्मूला है, महागठबंधन बनाओ और भाजपा को पराजित करो। लेकिन एनडीए महागठबंधन की कोशिशों पर सवाल उठा रहा है। सबसे करारा वार किया है एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने। तो हम कोई कांग्रेस के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, किसी के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि 100 लंगड़ा मिला करके एक पहलवान नहीं होता है। महागठबंधन की बात तो हो रही है, लेकिन इसकी अगुवाई कौन करेगा? क्या राहुल गांधी पर सर्वसम्मति बन पाएगी या फिर क्षेत्रीय क्षत्रप नीतीश या ममता को कमान देने पर राजी हो जाएंगे? यह भी एक बड़ी पहेली है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल यह है कि यह विजय रथ रुकेगा, और रुकेगा तो कैसे रुकेगा? अब यह चुनौती बाकी राजनीतिक दलों के सामने खड़ी है। पहला सवाल प्रियंका चतुर्वेदी आपसे, आपको लगता है 2019 एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया? अभी मणिशंकर अय्यर कह रहे थे साहब पूरी तौर पर एक स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है कांग्रेस पार्टी में। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे हम लोग सभी, और मैं बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब देना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश को एक सेमीफाइनल की तरह देख रहे थे, और वहाँ पे हार के होने के बाद तो सभी को, हम सारे पार्टी मेंबर्स भी यही कह रहे हैं कि बदलाव होना ज़रूरी है, और ऐसा बदलाव जो एक ऑल्टरनेट विजन बनकर निकले जो मोदी जी कर रहे हैं। जब हम उनको बिहार में रोक सकते हैं, जब हम उनको पंजाब में रोक सकते हैं, हम उनको ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं है, वहाँ पे रोक सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम 2019 में उनको नहीं रोक सकते? हम 2019 में एक ऑल्टरनेट विजन देंगे, एक ऑल्टरनेट आप एक ऑल्टरनेट विजन आप देंगे 2019 में। प्रेम शुक्ला साहब, कोई भी जीत बड़ी जीत होती है, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। जाहिर तौर पे आपके लिए जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, चुनौतियां भी बहुत होंगी, खासकर उत्तर प्रदेश में अब आपको काम करके दिखाना होगा। को जो है राष्ट्र निर्माण का अश्वमेध जब चल रहा है तो आपको उस अश्वमेध के परचम को लगातार लहराने के लिए उसमें उस तरह की संविधा भी अर्पित करनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय का, राष्ट्र निर्माण का जो और विजय का जो अश्वमेध चल रहा है,
उसमें हमको उतनी महत्वपूर्ण संविधाओं का अर्पण भी करना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल देव साहब, आपको क्या लगता है कि जो आप मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की जरूरत है, हमें सारे राजनीतिक दलों से बात कर कर एक अलायंस के तौर पे सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? अब तो मैं समझता हूँ कि कुछ कांग्रेसी हैं जो थोड़ा हिम्मत वाले हैं, वो खुल के बोल रहे हैं, और लेकिन हर कांग्रेसी मन के भीतर दिल में यही बोल रहा है उसके, तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक और व्यापक हार बार बार नहीं होती, पहले भी कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है, लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए ना, वो भी तो ऐतिहासिक हारी थी। कौन सा? लोकसभा का चुनाव। हाँ, मतलब उसको दोनों को एक में ही आप शामिल करें। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा के चुनाव में इस मामले में अलग है कि ये अब अगले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो चीज़ें हमने संसदीय चुनाव के समय नहीं सोची थी और देश ने नहीं सोची थी, अब वो भविष्य पर दृष्टि उसकी कही है। उसको ये लग रहा है कि ये अब अगला चुनाव जीतने की पहला कदम है, और वो कदम वो जीत चुके, पहला मोर्चा वो जीत चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि ये भविष्यदर्शी ज़्यादा है। नहीं, वो तो इतने कॉन्फिडेंट है कि उनके सारे लक्ष्य 2022 के। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य कांग्रेस के सामने या विपक्षी दलों के सामने है, इसकी आज तक कोई किसी को झलक नहीं मिली, अभी भी झलक मिल नहीं रही है। और मैं जो एक बात अभी फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि अगर ये विपक्ष और कांग्रेस और सारे लोग सिर्फ मोदी को चुनौती देने को ही एक सबसे बड़ा लक्ष्य सामने रखेंगे तो फिर वो नाकाम होंगे। अब ज़्यादा बड़ी सोच उनकी, अगर सही सोच उनकी ये होनी चाहिए कि एक नया वैकल्पिक और स्थायी मंच बनाएं जो थोड़ा वैचारिक मंच हो, उसमें कुछ विचारधारात्मक वजन चाहिए। केवल एक व्यक्ति जो इस समय लोगों के दिल में बैठा हुआ है और इससे वो इनकार नहीं कर सकते, इस वक्त आप केवल मोदी विरोध का अगर वही झंडा उठाएंगे तो आप और पिटेंगे। ओके, राजीव रंजन जी, आपको लगता है कि इसमें आपकी भूमिका क्या हो सकती है? अगर एक ऑल्टरनेट की बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, फिर आपकी भूमिका यहां क्या होगी? देखिए, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूं कि केवल नरेंद्र मोदी जी के विरोध से कोई देश में वातावरण बनेगा, इसकी गुंजाइश कम दिखती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसके साथ जो जरूरी चीज़ है कि इस बड़ी जीत का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त हासिल करने के बाद भी कांग्रेस का मूल्यांकन बहुत ईमानदार तरीके से नहीं हो पाया, इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। अभी कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से तरीके से इस जीत या इस बढ़त को नहीं भुनाया जा सका, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन इतना निराशाजनक परिदृश्य भी मुझे नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के बजाय 2022 के बारे में बात करनी चाहिए। 19 की चुनौती भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। 2 वर्ष राजनीति में कम नहीं होते हैं। 1971 के बांग्लादेश बनने के बाद जो मिसेस गांधी की जो छवि थी और जो उनकी लोकप्रियता थी, 1973 में गुजरात का छात्र आंदोलन शुरू हुआ और 74 और 75 आते आते इंदिरा जी देश यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी गलती करें, वो अलोकप्रिय हो, तब जाके आपको फायदा मिले। 80 में फिर लौट कर आए। यानी एक तरह से आपने मान लिया कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके अलोकप्रिय होने का आप इंतजार करेंगे। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को भी उदार होना चाहिए। हाँ। नहीं, आप इतना जल्दी निष्कर्ष पर नहीं आ जाइए। मैं जानता हूं क्षेत्रीय पार्टियों के लिए आप उतना वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरे विश्लेषण को भी 1 मिनट अगर आपने शामिल किया है तो हमारा ये मानना है कि थोड़ा कांग्रेस को उदार होना होगा और निराशा से उबरना होगा। देश में वातावरण तैयार है और नीतीश कुमार जी जैसा राजनेता भी इस देश में है, जिन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व से न बिहार में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई, बल्कि विकास के नए आयाम 2019 तक खुद नीतीश इस अलायंस में बने रहते हैं या नहीं? क्योंकि अलायंस में जिस तरह की टूट पड़ रही है, लग नहीं रहा कि वो अलायंस बहुत लंबा चलेगा। राजीव मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऑल्टरनेट खड़ा करना होगा तो पहले उनके बराबर की एक शख्सियत का नेता ढूंढ के लाना पड़ेगा जो उनकी तरह 24/7 काम करने वाला व्यक्ति दिखे। अब स्ट्रैटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी माहौल को जिस तरह से शुरू से ही 2014 में जैसे ही जब बहुत बड़ी जीत हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की कोई चर्चा होगी। 44 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद भी जब कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट आता था, राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आता था, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर उसका जोरदार विरोध करती थी। स्ट्रैटेजी ये है कि
नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ऐसा शख्स जो कल को चैलेंज बन सकता है, उसको बनने ही मत दो, उसको बिल्कुल क्लीन कर दो, अपोजिशन रही नहीं। और आज वो स्थिति हो गई है। बिल्कुल, उसकी भी अपनी रणनीति रहेगी। अनिल यादव साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था, जो एक्सप्रेस पे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था अखिलेश यादव का, उसके इर्द गिर्द जो 60 सीटें थी, उसमें 50 आप हार गए। जी, तो आगे क्या? देखिए रमेश जी, मैं समझता हूं कि जनता का जो भी फैसला हो वो सभी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे हेलो जी रमेश जी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, अगर जनता ने हमें वहां पर नहीं अपना मत दिया है तो निश्चित ही, जैसा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा, कि निश्चित ही वो लोग इस बात से शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, शायद वो बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे। अतर हुसैन दहलवी साहब, आपको लगता है कि एक मंच पे सारे राजनीतिक दल आ सकते हैं? क्योंकि यहां ध्यान देना होगा, मोदी अपनी ताकत को तो अपने पक्ष में कर ही लेते हैं, लेकिन अपने नेगेटिव विचारों को भी वो अपने पक्ष में जानते हैं। आप 2007 का गुजरात का चुनाव याद करिए, मौत का सौदागर वाला। यहां भी उन्होंने बाहरी के तौर पर, उन्होंने बाहरी और भीतरी के तौर पर उन्होंने यहां भी अपने आप को साबित कर दिया। तो जो राहुल देव साहब ने कहा कि आप इस रणनीति को अगर अपना लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल राहुल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो राहुल जी ने कहा, आप प्रजातंत्र के अंदर व्यक्ति विशेष की हिमायत की मुखालफत अगर करते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियों या उनकी जो प्रचार है या उनका जो तरीकाकार है, उसके मुकाबले पे आपको भी तो कुछ सकारात्मक चीज लानी पड़ेगी ना। अरे आप कब तक एक व्यक्ति को कहते रहेंगे? किसानों को लेकर जो पूरी रैली निकाली साहब, उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। आप अपनी बात को काट रहे हैं कि उनके अंदर, देखिए नरेंद्र मोदी जी की शैली ये है कि वो उन मुद्दों को भी छू लेते हैं जिस मुद्दे की कोई हैसियत नहीं होती। जैसा कि अभी उन्होंने फरमाया कि अगर मौत का सौदागर हो, बाहरी हो, वो उन मुद्दों को जनता के साथ अपने तरीकों से जोड़ लेते हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रेम शुक्ला जी को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भावनात्मक तौर से वोट तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके उन वादों पर भी दिया जो उन्होंने करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो न्यू इंडिया के सपने देख रहे हैं। इस न्यू इंडिया में युवा अपने लिए चुने कि उन्हें क्या करना है। गरीबों को वो एक मौका देना चाहते हैं, महिलाओं का वो सशक्तिकरण करना चाहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, ये जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर इस न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट में आप लोग उलझ के ना रह जाएं। आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचना होगा, कुछ ऐसा सोचना होगा ताकि आप अपनी एक स्थिति मजबूत कर सके? नहीं, ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं कि हम न्यू इंडिया में उलझ कर ना रह जाएं। न्यू इंडिया की बात की है प्रधानमंत्री ने, हम भी उसको वेलकम करते हैं, पर हम प्रधानमंत्री से ज़रूर पूछना चाहेंगे, जब वो न्यू इंडिया का वादा कर रहे थे उसी समय पर हम देख रहे थे किस तरीके से डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा था गोवा और मणिपुर में। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद हमारे जो गवर्नर साहिबा हैं दोनों राज्यों की, वो हमें इनवाइट नहीं करती हैं सरकार बनाने के लिए या हमसे कंसल्टेशन करने के लिए। प्रेम शुक्ला साहब, ये मणिपुर और गोवा में आपने ये चमत्कार कैसे किया एक रात में? ये सबकी जिज्ञासा है जानने की साहब। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आदरणीय JS खेर की संवैधानिक समझ से अधिक समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने गोवा में इसे संवैधानिक माना और उसको जो है मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रियंका का जवाब ले लेता, वो कुछ कहना चाह रही है जजमेंट के बाद। ओके, प्रेम शुक्ला साहब, प्रियंका आपको जवाब देना चाह रही है। प्रियंका बहुत संक्षेप में। अच्छा नहीं लगता। आर वेंकट रमन जी ने सबसे पहले राजीव गांधी जी को मौका दिया था। खैर, उनके पास भले ही सीट नहीं थी, मेजोरिटी नहीं थी, इस पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की वजह से उनको दिया गया था। प्रियंका जी, अगर 1989 की आप बात करिए, तब आपके पास 191 सीटें थी और राजीव गांधी ने खुद मना कर दिया था कि वो सरकार नहीं बनाना चाहते, उनके पास मेजोरिटी नहीं है, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। बहरहाल कुछ साथी मेरे यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। हाँ, मेरा सवाल बीजेपी प्रदेश है कि जो विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो अब जीत के बाद पूरे करेंगे या लोग विधानसभा? ओके, आप कह रहे हैं कि उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। हाँ, क्या कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई और ऑप्शन है जो कांग्रेस को अच्छे से लीड कर सके? ओके, हाँ सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है, प्रियंका जी से, कि लगातार 2014 से मोदी लहर जो चली है 2017 में भी जारी है,
तो क्या कांग्रेस में कोई भी लीडर नहीं है जो मोदी लहर को रोक सके? मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी से बात करना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि ये जो बढ़ावा मिला है मोदी जी को किस कारण मिला? 60 साल तो उन्होंने राज किया, अब तो मोदी कर रहे हैं। एक सवाल जो प्रियंका जी यहाँ हर कोई जानना चाहता है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की आज सबसे बड़ी चुनौती बन गए? नहीं, वो किस प्रकार से बात पूछ रहे हैं ये सवाल। मैंने जो सवाल सुना था उन्होंने कहा था कि कोई और लीडर बन सकते हैं। मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हार हमारी ज़रूर हुई होगी, पर अगर आप पंजाब को देखें, आप उससे पहले बिहार को देखें, जो हम गठबंधन के साथ लड़े थे, वहाँ पे हम भी विनिंग कॉम्बिनेशन में हैं, सरकार हमारी बनी है। 5 राज्यों के जब नतीजे आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का एक बयान जिसमें बहुत चर्चा आई, उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक दलों को 2024 की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि 2019 में लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प तैयार हो पाएगा। लेकिन कौन हो सकता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प जो गैर भाजपा दलों को नेतृत्व प्रदान कर सकता है? देखिए रिपोर्ट। 2019 में कैसे रुकेगा मोदी का विजय रथ? कौन देगा बीजेपी को टक्कर? यूपी में बीजेपी की चमत्कारिक सफलता के बाद यही सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई नेता नजर नहीं आता। हाँ, पीएम मोदी के खिलाफ जुबानी तीर तो जरूर छोड़े जा रहे हैं। मोदी जी कोई खुदा नहीं है, ना खुदा के बंदे हैं, ना भगवान राम के अवतार हैं। मोदी जी को रोकने के लिए इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाले लोग और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाले लोगों की इच्छा शक्ति अगर है तो कौन बड़ी बात है। पीएम मोदी खुदा नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन आज देश की सियासत में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, ये भी हकीकत है। मोदी को कौन रोकेगा? क्या किसी क्षेत्रीय क्षत्रप की अगुवाई में महागठबंधन बनेगा? जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन का नीतीश कुमार से बेहतर नेता नहीं हो सकता, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय दल के लीडर को आगे करने का रिस्क उठाएगी? जो हमें लगता है कि अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी की सादगी हरा सकती है। नीतीश कुमार काबिल नेता तो हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी बात, वो बिहार के सियासी सूरमा तो हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें भी बैसाखी की जरूरत है। इस देश का प्रधानमंत्री वही हो सकता है जिसके पास कम से कम 200 से ज्यादा लोकसभा की सीटें होंगी। अब नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में मुश्किल से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला अगर देश का गलती से प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश का वही हाल होगा जो चंद्रशेखर, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के जमाने में हुआ था। विपक्ष के सामने मुश्किल बड़ी है। मोदी को अकेले टक्कर देने के लिए न नेता मौजूद है, न पार्टी, और अगर गठबंधन बनता है तो उसकी मुश्किल भी कम नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। राहुल देव साहब, आपको लगता है कम से कम आज की राजनीति में कोई ऐसा राजनेता? क्षेत्रीय स्तर पर तो हैं, एक दो के नाम हम ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिखता इसलिए नहीं है कि कोई राष्ट्रीय मंच वैसा किसी के पास है नहीं। राहुल गांधी के पास वो पिछले 10 साल से ये अवसर रहा है कि, और किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को इतिहास में भारत में शायद मौका नहीं मिला, ऐसा मंच और ऐसा समर्थन नहीं मिला, लेकिन 10 साल में भी, और तो 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, वो इस भूमिका में अपने को बिठा नहीं पाए। तो अब निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे अब और कोई पार्टी, चूँकि वैसी कोई राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, वो दिखती नहीं है। नीतीश कुमार एक लंबी दौड़ के घोड़े हैं और वो जिस परिपक्वता के साथ चुपचाप रहकर अपना काम कर रहे हैं, अपनी जड़ें जमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये बात कि वो क्या राष्ट्रीय विकल्प बन पाएंगे, ये भविष्य का प्रश्न है। निर्भर करता है कि खुद नीतीश की अपनी नीतियां आगे भविष्य में वो क्या करते हैं। बाकी जो गैर भाजपा दल हैं वो उनके आपस में कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसी समझ बनती है, कोई एक वैचारिक आधार बनता है कि नहीं, और अपने अपने अहंकारों को, निजी अहंकारों को, व्यक्तित्वों की लड़ाई को वो काबू में रख पाते हैं कि नहीं, इन सारे प्रश्नों पर निर्भर करेगा। राजीव रंजन जी, आपको लगता है नीतीश कुमार एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उनको पचा पाएगी नहीं, ये भी एक सवाल है। राजीव जी, देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय भूमिका में एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। और जिस तरह से एक करिश्माई नेता की उनकी छवि रही है बिहार में, उन्होंने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं और जनता का निरंतर विश्वास उनके साथ रहा है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर उदारता के साथ एक राष्ट्रीय विपक्ष
एक फोरम हो जिस पर सब लोग न्यूनतम सहमति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नीतियों के खिलाफ एकजुट हो सके। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान याद हो जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो साहब, अब जनता चाहेगी कि दोबारा एक गठबंधन की सरकार बने, दोबारा फिर वही हो कि सरकार एक फैसला करे, शाम को उसे बदलना पड़े, और गठबंधन की राजनीति में सब होता है, हमने देखा है। नहीं, बिल्कुल, अगर विकल्प के तौर पे देखा जाए कि मोदी जी का विकल्प आज के डेट में कौन हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे तो डेफिनेटली कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम क्षेत्रीय क्षेत्रफों को देखें तो उसमें नीतीश कुमार सबसे आगे दिखते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न भी है, और मैं पहले भी कह रहा था आपको कि चुनाव का विश्लेषण अगर 2014 के लोकसभा का और 2015 के विधानसभा का बिहार का उसको देखें, या 2014 के लोकसभा का और 2017 के विधानसभा चुनाव यूपी का देखें, तो वोट जो है वो बिल्कुल एक क्लियर है कि महागठबंधन ही आज के डेट में मोदी के लिए, मोदी का विरोध हो सकता है, मोदी का विकल्प हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात देखने की ये है, जो खबरें अभी आ भी रही हैं क्षण क्षण के, कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की पार्टी, उनके दोनों की स्थिति आज की डेट में कैसी है। बिल्कुल खबरें ये आ रही हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा सहज नहीं हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर मैसेज है आज के डेट में कि महागठबंधन अगर कहीं भी बनता है, अगर वो यूपी में बन गया होता तो रिजल्ट आज दूसरी होती, जैसा बिहार में हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है। उनकी स्ट्रेटजी आज के डेट में ये होगी कि किसी तरह नीतीश कुमार को अपने पाले में लाओ, यानी महागठबंधन का जो कॉन्सेप्ट है जहां से शुरू हुआ उसको वहीं खत्म कर दो। प्रेम शुक्ला साहब, आपको लगता है ये जो गैर भाजपावाद का जो नारा बुलंद करने की कोशिश हो रही है, इससे आपको चिंता है, या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 2019 में? देखिए, राजनीति है, इसमें जब कोई सत्ता में बैठेगा तो उसके खिलाफ के लोग भी एकत्र होंगे। बिहार में एकत्र हुए लोग, और बिहार में उस तरह का परिणाम भी आया। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत नहीं घटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां सफलता नहीं मिली। लेकिन इन विसंगतियों को कैसे बैठाएंगे, एक बड़ा संकट है ना। नीतीश कुमार जब एनडीए में होते हैं तब परफॉर्मर होते हैं, वही यूपीए में जाते हैं तो परफॉर्मेंस घट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथियों को पूरी शक्ति देती है, उनको परफॉर्म करने का अवसर देती है। यूपीए में भीतरघात की एक संभावना रहती है, तो ये भीतरघात, एक दूसरे को काट छाट, 10 वर्षों का आपने देखा है कि कांग्रेस ने किसी को छोड़ा नहीं, ऐसी स्थिति उत्पन्न की थी। तो क्या उस तरह की स्थिति खड़ा कर पाएंगे? राजनीतिक देखिए, हाशिए पर बिठा दिया और कह रहे हैं कि भीतरघात नहीं होता। लेकिन सचमुच का जो है एकत्र आना, यहाँ पर शिवपाल जी, रमेश जी, आडवाणी जी, अखिलेश जी एकत्र नहीं आ पा रहे हैं। आप ये कल्पना कर रहे हैं कि मायावती जी बबुआ और बबुआ एकत्र, राम यात्रा लेके चले, जिसके बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने लायक हुई, उसे हाशिए पर बिठा दिया और कह रहे हैं कि विश्वासघात नहीं है। अनिल यादव साहब, आपको लगता है आपका गठबंधन राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पे कुछ और राजनीतिक दलों को लेकर आए, अनिल यादव साहब, और उसका नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए? भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अविश्वसनीय गठबंधन का सहयोगी कोई दल नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार अपने गठबंधन के साथियों को ठगने का काम किया है, और उसके उदाहरण अनेक हैं। नवीन पटनायक से लेकर देश में सवाल पूछा गया था ना, कई उदाहरण है जिससे साफ हो जाएगा। मैं एक बार अनिल यादव से पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने, चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको ठगा, वो उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं बीजेपी ने आपको ठगा, आप कह रहे हैं का जहां तक सवाल है, बिल्कुल अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बिहार गए थे उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। बहरहाल मुझे एक बात यहाँ पर कहनी, अनिल यादव साहब, आपको लगता है बाकी राजनीतिक दल मिले और राहुल गांधी को उनका नेतृत्व करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, और कोई विकल्प है नहीं? देखिए रमेश जी, देखिए, अभी 2019 में बहुत समय है और परिस्थितियां ये डिसाइड करेंगी कि क्या होगा। और मैं समझता हूं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई क्षेत्र का नेता, कोई क्षेत्रीय नेता कब राष्ट्रीय नेता बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो देखिए 2019 अभी दूर है, और मैं समझता हूं जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, देश के हित में जो भी चीज होगी उसका हम समर्थन करेंगे। मैंने सिर्फ राहुल गांधी को लेकर पूछा, आप क्षेत्रीय नेता पे आ गए। आप सबसे पूछा, हमसे भी पूछ लीजिए। मैंने प्रियंका जी, हाँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था, तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। ओके, प्रियंका जी, आपको लगता है कि कम से कम ज्यादातर लोग जो हैं, आप 1999 के बाद सोचिए, सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी से जब पार्टी ली थी तो उसके बाद किस तरह से काम किया,
लेकिन आज आपकी स्थिति उस कांग्रेस की नहीं है। उस कांग्रेस के पास भी 113 114 सीटें हुआ करती थी, लेकिन इस कांग्रेस के पास 44 सीट है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप वोट शेयर इन सब की बात करें तो एक समय ऐसा भी था जहां भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट में 2 सीट थी, 2 सीट से बढ़कर 282 पे आए हैं। हाँ, हम अभी हमारा डाउन हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि प्रजातंत्र ऐसा है कि जो गिरे हैं वो उठकर नहीं वापस आए हैं। दहलवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2019 में भी सोच समझ कर ही डाल दिया। प्रियंका, सच्चाई ये है कि मुझको उर्दू के एक मशहूर शायर का शेर याद आ रहा है कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आइनों पर लगाना फजूल है। आपके चेहरे पे धूल है, इसको साफ करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं 2 बातें आपको कहना चाहूँगा। ये कहना, ये जो आज एक नया चलन चला कि साहब जनता को ब्लेम करना, तो खुद प्रजातंत्र का नुकसान है। ओके राहुल जी, बहुत संक्षेप में, फिर प्रियंका जवाब देंगी। राहुल जी बोलिए ना, आप अपनी बात। आपने एक सवाल उठाया और मैं प्रियंका उसको सुनने के बोले तो अच्छा होगा। आपने एक सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने मूल वैचारिक अपनी जड़ पर लौटे, उसको एक नया रूप दे और सचमुच ये जोखिम, राजनीतिक जोखिम मोल ले कि वो गांधी परिवार के बगैर अपने को खड़ा कर सकती है। ये विश्वास जब तक नहीं आएगा, आत्मविश्वास कांग्रेस में, तब तक वो खड़ी नहीं हो सकती। ओके, प्रियंका आप जवाब दे दीजिए। आप सबसे पहले तो जो यहाँ पर हैं पैनलिस्ट, सबकी एडवाइस को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ। और मैं एक चीज़ आप सभी को कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ चेंज आने की ज़रूरत है वो चेंज आएगा। और जिसने किसी ने कहा हमसे कि अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए, हम बिल्कुल जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जनता से जो जोड़ है कहीं ना कहीं टूट गया है और वो जोड़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अपनी जो तकलीफ़ें हैं या जो हमारी कमियाँ हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे जो चुनाव हुए हैं, जहाँ जहाँ हार हुई है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, पर समय ये भी है कि जहाँ जहाँ हमारी जीत हुई है उसका भी एक्नॉलेजमेंट करें और उसको भी ध्यान में रखकर जो भी आपकी एडवाइस हो वो मैं उसका सम्मान रख करते हुए हम वो एडवाइस को सीरियसली कंसिडर करेंगे और अपनी रणनीति आगे की बनाएंगे। लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि गांधी फैमिली के बिना कांग्रेस की कल्पना की जा सकती है या नहीं। प्रेम शुक्ला साहब, आशा और विश्वास जो है अब अपने चरम पर है, अब जरूरत है जमीन पर डिलीवर करने की। आपको लगता है कि 2019 से पहले वो सारे प्रॉमिसेस जो आपने किए आप डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, भाजपा सिर्फ वादा नहीं करती बल्कि संकल्प पड़ती है। और ये जनतंत्र में जो है, या तो आपको परफॉर्म करना होगा या आप पेरिश हो जाएंगे। करो या चलते बनो, ये जनता का सीधा सीधा जनादेश होता है। सही कह रहे हैं, काला धन ऐसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी अकेला दल है जो संकल्पों को पूरा करती है। और इस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर किसी को विश्वास है। ब्लैक मनी एक इशू है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है, लेकिन साहब आप पब्लिक को बताइए तो सही, आप तो कम्युनिकेट करने में ही फेल हो जा रहे हैं। देखिए रमेश जी, जहाँ तक ये बात है कि देखिए, जहाँ तक जनमत की बात है तो ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। पर मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर काम नहीं होगा, क्योंकि वादे इतने बड़े कर दिए। देखिए, हम लोग धरातल पे रहते हैं तो उसी हिसाब की बात करते हैं, हम लोग वो बातें नहीं करते जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे सुन लीजिए, 500 रुपए क्या बेरोजगारों को भत्ता नहीं बना। अरे भैया, तुमने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा, 1 को नहीं दे पाए तुम। अब आप बात कर रहे हो किसानों में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक राजीव रंजन जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहता हूं, आपको लगता है मुद्दे बहुत है इस देश में, आप तो देते ही नहीं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह कैश करा ले रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं में ये कुव्वत नहीं दिखाई दे रही है। राजीव रंजन, देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है, लेकिन अभी पूरे देश में उनके जो वायदे हैं, उनके नारों पर भरोसा लोगों का जम गया, ये इस चुनाव से साबित नहीं हुआ है। मुझे लगता है 2019 का चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं और जो वायदे हैं, उन पर 2 वर्षों के अंदर अगर परिणाम नहीं दिखे तो निश्चित तौर पर ये बैकफायर करेगा। राजीव जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले इन्होंने कहा साहब नोटबंदी रेफरेंडम मान लीजिए, ये सेमीफाइनल है, अब वो कह रहे हैं साहब मैच हमारा खुला हुआ है, या तो मैच पहले ही एक तरफा हो गया लग रहा है। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के डेट में जो भी विपक्ष में है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और मुझे लगता है उन्हें आत्मचिंतन करने की काफ़ी आवश्यकता है। अभी गठबंधन धर्म की बात हो रही थी और ये तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जदयू जनता दल यूनाइटेड जब वो एनडीए के साथ थे
तो जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो उन्होंने किसी और गठबंधन को वोट करा। उपराष्ट्रपति का प्रणब चुनाव मुखर्जी था, साहब को वोट दिया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव था, किसी और गठबंधन को दिया गया। तो ये कौन सा गठबंधन धर्म है? तो मुझे लगता है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हें अभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हिंदी भाषी और ऊपरी हिस्सों से निकल के साउथ की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि साउथ भी भारत का हिस्सा है। ओके, राहुल देव साहब, राहुल आखिरी गांधी कमेंट या मोदी? आपसे। आपको लगता है कि दक्षिण में भी पैर फैलाने के लिए उन्होंने रास्ते ढूंढ लिए हैं? निश्चित रूप से अगला मोर्चा उनका जो अविजित मोर्चा और ये अकेले हैं वो तो दक्षिण में ही हैं, तो निश्चित वो उनके निशाने पर हैं। मैं समझता हूँ कि इस जो 2-2.5 साल अभी उनके पास बचे हैं, प्रेम शुक्ला जी के शब्दों में ये जो राजयूस का घोड़ा है वो अब दक्षिण की ओर केंद्रित होगा, दक्षिण की ओर जाएगा। अब देखना है वहां उसको कौन थापता। लेकिन कुल मिलाकर इस बातचीत से ये निकला है कांग्रेस आत्ममंथन के दौर से है, लेकिन फिलहाल कोई नेतृत्व ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।